दिल जिगर जहां क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ऐसा गाना सुना है कभी? है ना? तो जान देने का तो पता नहीं बॉस, लेकिन जान बनी कैसे वो बायोलॉजी जरूर सिखा सकता है आपको। सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बिट्टूस बायोलॉजी। आज हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट सेशन है। आई नो आई एम बिट लेट बट इट्स वेरी ओके, हु केयर्स, है ना? पहुंच तो गए कम से कम। चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, सॉरी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो मैंने पहले बहुत ही गंदा वाला गाना गाया, दिल जिगर जहां क्या है तेरे लिए तो जान भी दे दूं। तो बेटा जान तो तुम दे दोगे, आई नो, है ना? लेकिन वो जान आई कहां से? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ? और हर एक जान में, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, व्हाट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन। तो क्या है ऐसा कॉमन सभी में? आओ बेटा तुमको सिखा देता हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो लेक्चर को यहीं पे। सी, चैप्टर का नाम लिखा है तुम्हारे सामने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट मतलब द सिंगल डिजिट, very basic thing, very fundamental thing, and just looking like a wow. आओ पढ़ा जाए। तो बेटा बायोलॉजी का तो तुमको मालूम होगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का मतलब हम लोग सीख ही लेंगे पूरे चैप्टर में। यूनिट का मतलब हुआ मोस्ट बेसिक थिंग। क्या लिखेंगे बेटा? मोस्ट बेसिक थिंग, है ना? जो सबसे बेसिक थिंग हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये है तुम्हारा सेल, प्यारा सा नन्हा सा सेल। तो सेल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है? वी विल स्टार्ट विद कि भाई सेल सबसे पहले बना कैसे? सेल, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल, हाउ डिड द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड, है ना? तो मैं ये कहता हूं कि वी हैव, लेट्स से, पानी, ढेर सारा पानी। इसमें एक लिपिड का मॉलिक्यूल कहीं तो बह रहा था, जिसके आगे पानी ने एक वैक्यूल बना लिया और वो ट्रैप हो गया अंदर। फिर बहुत सारे गैसेस फ्यूज हुए बेटा, बहुत सारे मटेरियल बने, ऐसे करते करते प्रोटीन बन गया होगा, लेट्स अज्यूम। और यहां से सबसे पहले आपका बना प्रिमिटिव सेल। क्या बना? एक नन्हा सा प्रिमिटिव सेल। यानी जो सबसे पहला लाइफ फॉर्म था वही एक सेल के रूप में था प्रेजेंट। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे प्रिमिटिव सेल बन गया, और जैसे ही सेल आगे जाके डेवलप होते गया अपने को मिला प्रोकैरियोट्स, अपने को मिले यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर के आगे गया फंगस, फिर प्लांटे और एनिमलिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ तक हम लोग तो पहुंच चुके हैं, दी मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन प्लैनेट अर्थ हम, ठीक है? तो ऐसी कुछ सेल की जर्नी थी। बट इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि सेल क्या है, सेल बनने के क्राइटेरिया क्या है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा बड़े ही प्रेम से, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट। सो विल स्टार्ट विथ द डिस्कवरी ऑफ सेल। कि बेटा डिस्कवरी किसने की थी? तो हम लोग लिखेंगे लेट्स से डिस्कवरी ऑफ सेल। ओके। तो जो सबसे पहला सेल डिस्कवर हुआ था, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय नन अदर देन आवर वेरी ओन साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। बेटा सारे साइंटिस्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो कैसा सेल था बेटा? इट वाज अ डेड सेल, एक मरा हुआ सेल डिस्कवर किया। तो क्या जानबूझ के मरा हुआ सेल डिस्कवर किया कि सच्चाई बाहर ना आ जाए? तो बेटा ऐसा नहीं है, इट डिडंट डिस्कवर मरा हुआ सेल जानबूझ के। ये जो डेड सेल पाया गया था, इट वाज फाउंड फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम ऑफ अ ट्री। कहां से मिला था? कॉर्क कैम्बियम ऑफ अ ट्री। यानी ट्री के तने में से जो कॉर्क कैम्बियम वाली रिंग होती है, उसमें से अगर आप थिन स्लाइस काट दो तो उसके अंदर से सेल मिला। अब इनको कैसे पता चला कि मरा हुआ? बेटा इनको नहीं पता चला, बस चल गया कैसे? तो देखो, जो भी इनको दिखा वो कुछ इस शेप का, इन द शेप ऑफ हनीबी। हनीबी तो नहीं, हनीबी का कॉम्ब। ओके, सो इट वाज लाइक दिस। तो भाई ने क्या बोला कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। All these four structures are different. So each of them will be named as cell. Each of them will be named as cell. अब सेल ही क्यों? तो बेटा ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग सेल को बोलते हैं अ स्मॉल स्पेस। क्या बोलते हैं? अ स्मॉल स्पेस और अ रूम, सिंपली। तो एक छोटा सा स्पेस, एक छोटा सा रूम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में इसे बोला जाता है सेल। ये पता चला आपको? अब क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, देयर वाज नो मूवमेंट इन दिस सेल, इसीलिए इनको बोला गया कि भाई डेड सेल्स है। कैसा सेल्स है बेटा? डेड सेल्स है। ओके। यहां से थ्योरी थोड़ी सी आगे बढ़ाओ तो आपको मिलेगा, पता चलेगा अबाउट एंटनी वॉन लेवेनहुक। किसके बारे में पता चलेगा? एंटनी वॉन लेवेनहुक। बेटा स्पेलिंग के लिए माफ कर देना, आई एम नॉट श्योर कि लिविन का नाम यही हो, नहीं पता मेरे को। लिविन, लिविन साउंड्स लाइक लिविंग, हाँ के ना,
है ना। लिव इन, लिविंग, लिव इन, लिविंग, जिंदा सेल। तो जिंदा सेल कहां से मिला? तो बेटा देखो, इनके पास था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, सारे साइंटिस्ट बड़े होनहार थे, ठीक है, सारे काम खुद ही कर लेते थे। सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था इनके पास। इसी सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा बेटा? ही ऑब्जर्व वेरियस सेल्स। और ये वेरियस सेल्स कहां से मिले थे? तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किया था। जैसे मान लो ह्यूमन का चीक सेल ले लिया, कभी स्पर्म सेल ले लिया, कभी इसका सेल उठा लिया, कभी उसका सेल उठा लिया, कभी यहाँ कभी वहां, सारे जहां का सेल उठा लिया मेरी जान। लेकिन कॉमन चीज क्या थी? ऑल ऑफ दो सेल्स वर मूविंग, उनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा था। ओके, सो देयर वाज ऑलवेज अ मूवमेंट ऑब्जर्व। तो मूवमेंट्स वर ऑब्जर्व्ड इन ऑल दोस सेल्स। ठीक है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि पॉन्ड के पानी में से एक सेल उठा लिया, उस पॉन्ड के पानी वाले सेल के अंदर मूवमेंट देखा गया। तो wherever there is movement, the cells are what? Living. Very good. तो मूवमेंट्स के वजह से उस सेल को हमने क्या बोला बेटा? लिविंग सेल बोल दिया। क्या बोल दिया? लिविंग सेल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। भाई रॉबर्ट भाई के साथ गद्दारी नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था। एंटनी वॉन लेवेनहुक जो है, इसके नाम में लिखा है लिविंग, बोले तो लिविंग। लिविंग सेल सबसे पहले कौन फाइंड किया था? तो वो आएगा एंटनी वॉन लेवेनहुक। ठीक है, ओके। अब रॉबर्ट हुक के बारे में एक और बात जान लो। डेड सेल के अलावा ही आल्सो डिस्कवर्ड सेल वॉल। क्या डिस्कवरी की थी बेटा उन्होंने? सेल वॉल की भी डिस्कवरी कर दी थी। द आउटर मोस्ट लेयर इन फंगस, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, एज सिंपल एज दैट। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी का सिलसिला अभी रुका नहीं है। एक और साइंटिस्ट हो जिन्होंने आपका सिलेबस बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। कौन है वो? वो है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो लेट मी टेल यू, मैं जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ आजू बाजू गरबा का माहौल है। माहौल तो गरबा का बनेगा, भी क्लासेस चल रहे हैं, बट आपके सर ने थोड़ा सा माइक पे खर्चा किया है जहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत गरबे का साउंड आ जाए तो बेटा 2-3 स्टेप लगा ही दो, है ना। वीडियो छोड़ के मत जाना। आओ बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। तो बेटा ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है न्यूक्लियस, ऐसा मैंने याद रखा था अपने टाइम पे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया बेटा? न्यूक्लियस। ही फाउंड आउट कि सम डेंस मटेरियल, सम डार्क पार्टिकल इज लोकेटेड इनसाइड द सेल। ये सारा जो खेला खेला गया था, दिस वाज ऑन द जस्ट बेसिस ऑन द स्टेनिंग प्रोसेस, कि भाई अगर कोई आउटर मोस्ट बाउंड्री में स्टेन ले लिया तो उसको मेम्ब्रेन बोल दिया गया, या तो सेल वॉल बोल दिया गया। ठीक है, किसी ने स्टेन नहीं लिया, अंदर वाले ने स्टेन ले लिया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया गया। कभी बीच में कुछ डार्क हो गया तो उसको न्यूक्लियस बोल दिया गया। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस टुक प्लेस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बेटा? न्यूक्लियस। इतना खत्म। ये हुआ आपके सारे के सारे डिस्कवरी का खेला खत्म। अब एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत लाइन है, मैं हैशटैग बना के लिखना चाहूंगा यहाँ पे, सबका ध्यान इधर। क्या बोला? दे सेड एनीथिंग, ठीक है, क्या लिखा बेटा? एनीथिंग which is less than a cell, anything which is less than a cell is not a living individual। ओ हो, देख रहे हो फतवा जारी हो गया बेटा। anything which is less than a cell is not a living individual organism। ठीक है, आओ समझते हैं क्या बोल रहे हैं। एनीथिंग विच इज लेस देन सेल, यानी सेल से कुछ भी कम हो तो वो आपका लिविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। यानी अगर जिसके पास सेल नहीं है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं। तो ये कहना चाह रहा है, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। तुम कौन है? तुम बेटा सेल है। तो सेल से ज्यादा ना कुछ चाहिए, सेल से कम भी नहीं चाहिए। देखो सादा मिलेगा चलेगा, टिश्यू हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। वो तो बॉलीवुड में ना, तेरे से ज्यादा कुछ चाहिए, है ना। उससे अच्छी हीरो मिलेगा तो चला ही जाएगा ना हीरो, ऑब्वियसली। इसके माथा पर कुछ लिखा थोड़ी है कि नहीं? आ जाओ बेटा। तो सेल से कम कुछ भी होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहलाएगा। क्लियर है भाई? ओके। अब बहुत ही फेमस थियरी पढ़नी है हमें। दैट थियरी इज कॉल्ड सेल थियरी। क्या बेटा? सेल थियरी। फिर से हैशटैग बेटा, हैशटैग तो अपन को बहुत पसंद है, क्या है ना। सेल थियरी, व्हाट डू यू मीन बाय सेल थियरी? तो सेल को डिफाइन करने के लिए कुछ महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी कोशिशें की, अपने स्टेटमेंट्स दिए, और बहुत सालों की मेहनत के बाद एक सेल थियरी बनके निकल के आई जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है उनके रिसर्च का। आओ पढ़ते हैं। तो सेल थियरी का जो सबसे पहला पॉइंट है, अब कुछ साइंटिस्ट का नाम ले ही लिया तो और ले लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट है बेटा माथियस स्क्लेडिन। माथियस स्क्लेडिन, स्लेडिन बोलो स्क्लेडिन बोलो, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है ना।
तो 1838 में इन्होंने क्या दिया बेटा, इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्या बोल दिया भाई ने, ये सारे प्लांट सेल्स के बने हैं। ओके जी, वेरी गुड। फिर एक साइंटिस्ट आए इन्हीं के आजू बाजू के टाइम के, थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान इन 1839 इन्होंने क्या बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ, नहीं ऐसे कैसे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, है ना। यानी सारे सेल या तो सेल के, सॉरी सारे ऑर्गेनिज्म या तो सेल के बने हैं या तो उनके प्रोडक्ट्स के बने। दैट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, है ना। यानी सभी के सभी सेल के बने हैं और सेल का जो भी प्रोडक्ट है उसके बने हैं। अब बेटा प्लांट सेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर एक यूनिक फीचर था, यूनिक फीचर था सेल वॉल का। किसका यूनिक फीचर था? सेल वॉल वाज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। यानी केवल और केवल प्लांट्स के पास ही सेल वॉल था, एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं था। ऐसा क्यों, मैं नहीं बताऊंगा, आगे देखो, आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन इन दोनों की थियरी में सिमिलरिटी यही थी, एट द एंड लोग यही कहना चाह रहे थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बोलो यस और नो? यस ऑब्वियसली, मैंने बोला, गलत थोड़ी बोलूंगा यार, है ना, कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ऑल ऑफ देम वर मेड अप ऑफ सेल्स, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। आ जाओ, फिर बहुत साल बीत गए, बहुत साल, बहुत यानी बहुत ज्यादा ही साल। फिर एक साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्चो। अब तुम कहोगे सब तो दे दिया ना सर, सेल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका, ऐसा तो बता दिया, लेकिन नए सेल कैसे आएंगे? जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो ठीक बात है, बट हाउ डू न्यू सेल्स अराइज, नए सेल कैसे बन रहे हैं ये किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो वो बताने के लिए किसको आना पड़ा? रुडोल्फ वर्चो। वो भी कितने साल बाद? लगभग 16 साल बाद, 1855 में ये आए। और इन्होंने कहा, यानी 16 साल तो यही लोग सोच रहे थे कि भाई नया सेल कहां से है, नया सेल कहां से है, या तो सोच रहे थे या तो नहीं सोच रहे थे, विवाद हो सकता है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो रुडोल्फ वर्चो 1855 में ही सेड, व्हाट डिड ही से? ऑल न्यू organisms, okay, all new organisms arise from pre-existing cells। pre-existing, जो पहले से सेल है दुनिया में, जो पहले से सेल है दुनिया में, उन्हीं के डिवीजन से नए सेल आ रहे हैं। ये सिंपल सी बात किसने कह दी? रुडोल्फ वर्चो, और बन गए फेमस से साइंटिस्ट। तो बेटा उस वक्त सोच लेना ही बहुत बड़ी बात थी। ऐसा कोई सोचता ही नहीं था कि अपन किसके बने हैं, क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं, खाओ पियो रिप्रोडक्शन करो मर जाओ, यही थी जिंदगी, है ना। तो ऑल न्यू ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका उन्होंने एक वर्जन दिया था, उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में बोला था बेटा ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या लिखा मैं? यस, ओमनिस सेलुला ए सेलुला उन्होंने बोला था। ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या हुआ? कि हर एक जो नया सेल है वो पुराने सेल में से ही ओरिजिन होगा। हर एक जो नया सेल है इट विल ऑलवेज ओरिजिन फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। फिर हमको एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी मिली। क्या मिली? मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था बच्चा? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो gave the modified cell theory. He said all the living organisms are made up of cell and their products and all the new cells arise from pre-existing cell। केवल और केवल दो पॉइंट तुमको याद रखने, 2 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट, all living organisms are made up of cell and their products, हो गया। दूसरा मेरे साथ बोलना, all new cells arise from pre-existing cells which are similar to the parent cell, as simple as that। आओ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम्हारे सुंदर से नोट्स का। चलिए बेटा देख लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स। तो बेटा अगर मैं सेल लिखूं यहाँ पे, है ना, सेल्स, ओके, तो सेल के अगर टाइप्स आपको बनाने हैं तो ये थोड़ा सा विवादित टॉपिक हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना हो, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना हो तो यू मस्ट नो द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय क्राइटेरिया? मान लो मेरे क्लास में ढेर सारे बालक बैठे हैं, तो ऑब्वियसली बैठेंगे ना, तो इफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन माय क्लास आई कैन डिवाइड देम इनटू 2 सिंपल ग्रुप्स, मेल फीमेल। आजकल अदर्स का थोड़ा ट्रेंड चल रहा है लेकिन मेरे यहाँ कोई आया नहीं, अपन ने नहीं देखा, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल, तो मेल और फीमेल का जो मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया है
उसका क्राइटेरिया क्या था? जेंडर, सेक्स, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, है ना। नपुंसकलिंग अभी तो नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आए, और अपन को कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ बॉस, पढ़ा देंगे, ठीक है। तो सेल्स का जो टाइप है यहाँ पे, तो सेल्स के टाइप्स में हम लोग ने यहाँ पे देखा है दो टाइप के हैं बेटा। एक होता है प्रोकैरियोट्स, क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। और हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स। ये समझ लो, उसके बाद कुछ सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं जो अपन लिख के देख लेंगे ऐसे ही। सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, देयर आर दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो प्रकार का सेल। किस बेसिस पे सर, क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पे, आपने क्या दिमाग लगाया? तो दिमाग बड़ा सिंपल है, अपने को देखना है क्या यहाँ पे न्यूक्लियस है, और आर देयर एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, दो चीजें, दो फैक्टर है बेटा अपने पास। एक है डू वी हैव न्यूक्लियस, एंड द सेकंड फैक्टर इज डू वी हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अगर ये सब नहीं है तो हमारे पास जो बचता है वो प्रोकैरियोट्स। दैट मींस प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, या फिर थोड़ा सा कम डेवलप्ड। कैरियो मतलब होता है, ये एक वर्ड है जिसका नाम है कैरियन, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फिर से, ठीक है। कैरियन को हमने बोल दिया है न्यूक्लियस। क्यों ग्रीक लैंग्वेज? संस्कृत क्यों नहीं, हिंदी क्यों नहीं, उर्दू क्यों नहीं, इंग्लिश क्यों नहीं? लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन सब कुछ ग्रीक लैंग्वेज का ओरिजिन है, बिकॉज बेटा इट इज डेड लैंग्वेज। आजकल के लाइफ में ये लैंग्वेज यूज होती नहीं है, तो इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज यूज किया जाता है। आ जाओ टॉपिक की बात करते हैं। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके पास होगा हम उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। अब इसी न्यूक्लियस को, क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, तो बेटा ये वाला न्यूक्लियस कहलाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। वेरी गुड। दूसरा, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, क्योंकि इसको जरूरत नहीं थी। यूकैरियोट्स, बेटा यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब मैंने यही बताया क्या होता है, बोल बोल बोल, न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस इसके पास होने वाला है। ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ इनके पास और क्या होगा? दे विल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ऐसा मैंने लिख दिया। देखो, कहने के लिए डिफरेंस बहुत सारे हैं, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। यहाँ पे राइबोसोम होता है 70s यूनिट का, यहाँ पे होता है 80s यूनिट का। ये सारी बात अपने करेंगे ना चैप्टर में आगे, तो अभी से क्यों बताऊं सब कुछ, तुमको खाली इतना पता होना चाहिए कि सेल के बेसिस पे, सॉरी न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, वो अपने ने तुमको बता दिया। ठीक है, ये जगह खाली रख लो, इसमें कुछ करवाना है तुम्हें, इसीलिए खाली रखो। ठीक है, चलिए अब सेल के बेसिस पे या फिर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बेटा? नंबर ऑफ सेल के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं अबाउट ऑर्गेनिजम्स, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। दैट टू प्रकार ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर, एक होगा आपका यूनिसेल्यूलर, क्या होने वाला है? यूनिसेल्यूलर। और एक होगा बेटा आपका मल्टी सेल्यूलर, क्या होने वाला है? मल्टी सेल्यूलर। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेल्यूलर का मतलब बेटा सेल है उसके पास, यानी सिंगल सेल इज प्रेजेंट, ओके। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, सिंपल सी बात कह दूं तो, या फिर मैनी लिख दो आप, आपको जैसा मन करे बेटा, या फिर एक से ज्यादा सेल। तो ये जो डिफरेंस करने का, ये जो क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया था, दिस क्राइटेरिया वाज नथिंग एल्स बट नंबर ऑफ सेल्स, कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब, इफ दे आर प्रेजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ वन सेल, तो हम इनको कहेंगे बेटा यूनिसेलुलर सेल। कौन सा सेल कहेंगे? यूनिसेलुलर सेल। और अगर यहाँ पे एक से ज्यादा सेल है तो हम उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर सेल। इनका स्कोप जिंदगी का यही खत्म हो जाता है, कोई टिश्यू बनने के बाद कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे टिश्यू भी बनेगा, ऑर्गन भी बनेगा, ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा, ऑर्गेनिज्म तो है ही। क्या बात है ना। चलो, अब सेल थियरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरा टिका हुआ है बेटा, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन दिस। वो है आपका एक पॉइंट जहां पे हमको ये सीखते हैं, हैशटैग मारा है मैंने, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी, आओ समझते हैं प्यारे से एग्जांपल के द्वारा। ठीक है, तो सेल हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, सेल हमारा क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। अब ऐसा क्या है इसमें, आओ ना समझते हैं। चलो, अपने तोड़ते तोड़ते ले जाते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट समझा दो, फिर फंक्शनल समझा दो, तोड़ते हुए चले जाते हैं। मान लो सबसे ऊपर है ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म, क्या ऑर्गेनिज्म यार, मैं ही हूं, चलो मैं हूं विशाल, ठीक है, सच में विशाल हूं, सिर्फ नाम नहीं है,
तो फालतू कमेंट नहीं आने चाहिए। चलो लेट्स से विशाल, सर को चाहिए बेटा फुल इज्जत, आ जाओ विशाल। ठीक है, विशाल के अंदर है ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम ले ले, बोलो कौन सा ले ले? हाँ, दिल, दिल ले ले। सर्कुलेटरी सिस्टम, चलो लेट्स सी। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बाद क्या आएगा? ये सिस्टम किस किस चीज का बना हुआ बेटा? हार्ट का बना हुआ है, फिर लंग्स भी इसमें पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है, फिर तुम्हारे ब्लड वेसल्स और ब्लड भी तो है ही, बहुत सारी चीज एक्सेट्रा। चलो एक्सेट्रा पे जाए। इसमें मैंने पकड़ा हार्ट को, हार्ट एक ऑर्गन है प्यारा सा। तो हार्ट बना है बेटा वापस कार्डियक टिश्यूज का। किसका बना हुआ है? कार्डियक टिश्यू का। जैसे समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नोन, कार्डियक टिश्यू बने होंगे बेटा कार्डियक सेल्स के। तो यही तो बात मैं कह रहा था पहले। क्या कह रहा था कि एट द एंड घूम फिर के सब कुछ कहाँ आ जाएगा? सेल्स पे। समझाता हूँ। बहुत सारे कार्डियक सेल्स मिलके क्या बना? टिश्यू बना। कार्डियक टिश्यू मिलके क्या बनाया? ऑर्गन बना। ऑर्गन का नाम क्या था? हार्ट। मेनी ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे ढेर सारे सिस्टम होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, excretory system, reproductive system, skeleton system, all the systems together they form a organism that is विशाल। समझ में आया? मगज में आया? भूलोगे दूसरी बार नहीं ना? तो पता चल गया कि विशाल का बनना बिना सेल्स के संभव था ही नहीं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। अब बात करते हैं बेटा फंक्शनल यूनिट कैसा है सेल। तो अगर आपके बॉडी के इंडिविजुअल सेल जो है वो अगर काम नहीं करेंगे, बहुत सारे सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा, वी आर नॉट गोइंग टू डू। ओके, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। तो कार्डियक सेल्स ने बोल दिया कि मैं काम नहीं करता, जाओ। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, कार्डियक टिश्यू में प्रॉब्लम आएगी। कार्डियक टिश्यू में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम पहुंचाएगा हार्ट को व्हेन इट्स टू लेट। फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको आएगा हार्ट अटैक। क्या आएगा? हार्ट अटैक। कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक, टाटा बाय बाय, गया, वे टू हेवन। प्रॉब्लम आई ना? कहने का मतलब यह है कि अगर एक सेल ने अपना काम नहीं किया तो फंक्शनल यूनिट भी तो हिला के नहीं हिला। सो दैट इज व्हाई द सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए बेटा? मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, आई नो, बहुत डिटेल में जा रहा हूं, आई नो, बट दिस इज डैम इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इनटू एक्सप्लेनिंग दीज सिंपल थिंग्स in the simplest way possible. Is that clear? Yeah. Let's move to the next topic, that is some facts about different types of cells, and then we are going to see prokaryotic cell. चलो आ जाओ यार, देख लेते हैं some facts, है ना? क्या क्या facts पढ़ने लायक है, आपके एग्जाम में आने लायक है। चलो तुमको बताता हूँ। The very first thing, आपके चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ये वाला यूनिट स्टार्ट होने से पहले, इस तरफ के पेज में, इस तरफ, अगर आप ऐसा बुक लेके बैठा ना, इस तरफ का पेज, वहां पे क्या दिया हुआ है? वहां पे दिया हुआ है जीएन रामचंद्रन जी के बारे में। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, हुनरदार साइंटिस्ट थे, होनहार साइंटिस्ट थे। उन्होंने किया था डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल वाला स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर किया, जिसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार मिले। एंड दिस वाज अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, बट यू मस्ट नो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में और कह दिया द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, जो अभी तक हमने आइसोलेट किया है, दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीपीएलओ इज 0.1 माइक्रोमीटर ओनली। सर पीपीएलओ क्या है? पीपलो? नो बेटा, पीपलो नहीं, इट इज प्लूरो। दूसरे पी से लिख लो निमोनिया, एल से लिख लो लाइक, ओ से लिख लो ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे सर क्या होता है ये? प्लूरो क्या है? तो बेटा प्लूरो कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लूरल। प्लूरल कौन सा प्लूरल? ना, सिंगुलर प्लूरल नहीं बेटा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन की बात कर नहीं रहे ना अपन। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल फ्लूइड। किसकी बात कर रहे हो बेटा? प्लूरल फ्लूइड। अब तुम पूछोगे सर प्लूरल फ्लूइड क्या हो? यो के हो गए प्लूरल फ्लूइड, है ना? तो बेटा प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? दैट इज द एक्यूमुलेटेड लिक्विड which is accumulated in the chest or between the lungs or somewhere else in the animal's body. कौन सा एनिमल? तो रूमिनेंट एनिमल, जो लोग घास फूस ज्यादा खाते हैं उनके अंदर ये होने के चांसेस ज्यादा है। कैटल वाले एनिमल्स, तो उनके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड में पाए जाने वाले एनिमल्स जो निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर कॉल्ड प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड उनका लेंथ कितना है बेटा? 0.1 माइक्रोमीटर, दैट इज द साइज। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में ये हुआ ना, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया? माइकोप्लाज्मा। तो एनसीईआरटी को दूर से प्रणाम, अपने को इसको ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी का हुक्म सराखों पर। ठीक है, लेना ही पड़ेगा ना, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास?
मार्क्स ये नहीं चाहिए, वो अलग बात है, वो लोग स्कैम करके बैठेंगे वो चलेगा, तुम गलती नहीं कर सकते ना। दैट इज सिस्टम, सिस्टम ही सिस्टम। आओ बेटा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आज तक का सबसे बड़ा सिंगल सेल कौन सा बना? ऑस्ट्रिच का अंडा बना बेटा। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल तुम्हारे पास भी है, गर्भ से कहोगे हमारे पास सबसे बड़ा है नर्व सेल। साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना बेटा? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन का आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसल कितना बेटा? 7 माइक्रोमीटर। वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। हम इसके बने हुए हैं, ये भी सबसे बड़ा है साइज में, ठीक है। मतलब इनमें से ऑस्ट्रिच का अंडा तो बात ही अलग है। नाउ लेट्स सी, बेस्ड ऑन द फंक्शन द शेप ऑफ द सेल्स में वेरी, अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे शेप के साथ साथ अलग अलग साइज भी होती है सेल की, है ना। तो साइज रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू फंक्शन, ठीक है। आ जाओ, तो डिस्क लाइक शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, कॉलमनर ऐसे लंबे लंबे कॉलम जैसा शेप हो सकता है, क्यूबॉइड छोटे छोटे क्यूब्स जैसा शेप हो सकता है, थ्रेड लाइक डोरी जैसा शेप हो सकता है, इररेगुलर अमीबा कोई शेप नहीं है, ले कर ले जो करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेशरम ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा सिंस दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बोर्ड आपका भर चुका है, आपका मन भी भर गया होगा। आओ बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है भाई लोग। ये अपन ने बना एकदम खतरनाक लेजेंडरी डायग्राम। कौन है ये? प्रोकैरियोटिक सेल, यू नो लिटिल बिट एग्जैगरेट फ्यू थिंग्स बट दैट इज हाउ आई डू, है ना। चलिए, तो ये आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको लिखा इट इज आई होप सो इट इज विजिबल टू यू, यस इट इज। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल का सुंदर सा चित्रण किया हमने यहाँ पे, एक एक करके आई विल लेबल द थिंग्स एंड देन यू नीड टू फाइंड कि भाई कौन सी चीज का फंक्शन क्या। मैं बता दूंगा आपको शॉर्ट में अभी के लिए, बट एज सुन एज वी जंप इनटू द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। द प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर बना दिया जाएगा। अभी के लिए आपको खाली इसका एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सुंदर सा। सो दिस इज बेसिकली फ्लैजेलम। अब क्योंकि एक है तो हम इसको बोलेंगे फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्यों बोला? क्योंकि एक है, ठीक है। सो इसके बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। इट इज लॉन्ग फिलामेंटस। मेरा मार्कर मर चुका है थोड़ा सा, मर गया तो गया। चलिए कोई नहीं, ब्लू मार्कर से लिखेंगे, ब्लैक मर गया है ना, इसको खून बाद में चढ़ाएंगे। फ्लैजेलम कैसा बेटा? इट इज फिलामेंटस, ओके, देन इट इज लॉन्ग, देन इट इज स्लेंडर, देन काम क्या करता है? फूड को कैप्चर करने के काम करता है, मोटिलिटी में भी काम आ जाता है, डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है। तो फिलामेंटस लॉन्ग एंड स्लेंडर, देन इट्स नंबर एंड साइज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में इसका नंबर और साइज भी डिफरेंट डिफरेंट ही होने वाला है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सेल के बैक्टीरिया की कितनी औकात है। तो औकात की बात है ना, फ्लैजेलम की बात है। तो फ्लैजेलम जिससे अटैच्ड है बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड सेल सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल सरफेस। फिर आपको कुछ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रे। क्या बोलेंगे? फिम्ब्रे। दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या काम आएंगे? दे प्रोवाइड अटैचमेंट, ओके, अटैच हो रहे हैं, लगाव हो गया है किससे? पत्थर से। अपनी बात नहीं कर रहा मैं, असली वाले पत्थर से। तो स्ट्रक्चर्स अटैचमेंट टू रॉक्स, यानी हैबिटेट के लिए बेटा, क्योंकि बह के जा रहा होगा, रॉक को पकड़ के रखना है अपने हैबिटेट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, इज्जत का वास्ता है। तो अटैचमेंट टू द रॉक्स, और वी कैन से होस्ट ऑर्गेनिज्म। भाई जो इसको पसंद आ गया, जहां इसको रहन बसेरा करना है वो करे। तो फिम्ब्रे जो है आपका स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बालों जैसा स्ट्रक्चर है। ये मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, जहां भी जाएगा रिश्ते बनाएगा, पकड़ लेगा बेटा, छोड़ने वालों में से नहीं है। अंदर जाए थोड़ा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो बेटा ये है आपका पिलाई। कहां बनाओ? यहां बना दो, देखो ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पिलाई। पिलाई बहुत सारे को बोलेंगे, सिंगल को पाइलस बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ बाजू में पाइलस और पिलाई, ताकि तुमको ऐसा ना लगे यार मैंने करवाया नहीं, ठीक है। तुम्हें कुछ देखने गया था कि कोई आ तो नहीं गया, बिकॉज इट इज अराउंड 11:23 मिडनाइट, है ना, और मैं ट्यूशन पे ही हूँ तो बीच में देखना पड़ता है, ठीक है। चलो, पिलाई और पाइलस। तो पिलाई का काम क्या है? इसका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सर ये भी तो वैसा स्ट्रक्चर है, क्या पता मूवमेंट ही कर दे। नहीं करेगा, उसकी मर्जी, उसका दूसरा काम है। तो पाइलस का काम है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे क्या बात करते हो सर, बैक्टीरिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्यों खाली तुम्ही को मजा आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बैक्टीरिया की जिंदगी नहीं है, वो नहीं करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब था एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स कर लेगा ये, तो इसीलिए ये कहां काम आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर सम चेंज इन फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। किसमें बेटा? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में भी ये चेंज ला सकता है। लेट मी चेक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इसमें। जी नहीं, फिनोटाइपिक में प्लाज्मिड आता है यार, पाइलस नहीं। मैं पी से कंफ्यूज हो गया था, कोई बात चलता है। तो पाइलस या पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आ रहा है। मुझे ऐसा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें कुछ चेंज आ जाएगा, बट वैसा कॉन्सेप्ट है तो प्लाज्मिड में आता है, तुमको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट, कंफ्यूजन होता रहता है उसमें, चिंता नहीं करने की, क्या नो टेंशन। अब क्या पढ़ा बता तुमको? लेयर की बात करें, लेयर। चलो ये वाला लेयर, ये तो बेटा पिलाई है, ये सारे पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, ठीक है। हर एक का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बोला तुमको बता दूंगा। अभी आपको जनरल स्ट्रक्चर, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये तो सेल सरफेस है, उसको छोड़ दो। अंदर का लेयर ये वाला फर्स्ट, दैट इज ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद आता है सेल वॉल। ये वाला ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? मैं सारे साथ में इसीलिए लिख रहा हूँ, उसका एक पर्पस है, बताता हूँ तुमको। सेल वॉल, और उसके अंदर का लेयर ये ब्लैक वाला, ये बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन। अब विशाल सर बताइए, आपने सब साथ में जवाब क्यों लिख दी? सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, ऑल दिस थ्री टुगेदर फॉर्म सेल एनवेलप। क्या बना रहे हैं? सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप बनाएंगे ये। लेट मी चेक द बैटरी, बेटा फुल है, ओके। तो सेल एनवेलप बनाएंगे ये लोग। तो सेल एनवेलप में सेल मेम्ब्रेन भी आता है, ग्लाइकोकेलिक्स भी आता है, सेल वॉल भी आता है, सबका अलग अलग फंक्शन। देखो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपका सेल वॉल। और दिस ऑल्सो इंटरेक्ट्स विद द आउटर वर्ल्ड, इंटरेक्ट्स विद सराउंडिंग। लिख दे रहा हूं मैं अभी के लिए, आउटर वर्ल्ड क्या होता है? सराउंडिंग। तो सेल के आजू बाजू में जो भी है उसके साथ इंटरेक्शन किसका होगा? सेल मेम्ब्रेन का। अब हमने बोला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। 9th में पढ़ा था, याद करो। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ ऑल द पार्टिकल्स टू गेट इनसाइड, एज सिंपल एज दैट। क्यों? जो सेल के लिए काम का है वही अंदर आएगा, जो काम का नहीं है वो बाहर रहेगा। इतनी सी तो बात है, तुम समझते नहीं हो यार। सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक्स बेटा दो प्रकार का हो सकता है, इसमें स्लाइम लेयर होगा, ठीक है। क्या होगा? स्लाइम लेयर, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, और एक होगा हमारे पास टफ लेयर, थिक लेयर, उसका नाम होता है कैप्सूल। ये थोड़ा सा टफ होता है, करेक्ट। और ग्लाइकोकेलिक्स क्या देगा? प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली सबसे बाहर है, प्रोटेक्शन देगा, अडहेशन देगा, ठीक है, ये सारे काम है। फिर हमारे पास है अपना प्यारा सा सेल वॉल। सेल वॉल प्रोवाइड्स व्हाट? ये डेड पार्ट होता है ना सेल का, कौन सा पार्ट होता है? डेड पार्ट। इट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन यानी शुगर और प्रोटीन का। सेल वॉल जब डिटेल में पढ़ेंगे बता दो, चिंता नहीं है, ठीक है। मैं कुछ गपचा नहीं रहा, अभी आपको खाली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखो बोर्ड भरने के बाद कितना सुंदर लगेगा, जस्ट लाइक यू मैन, जस्ट लाइक यू, ओके। चलो ये जो अंदर है, सी दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा? आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एक लेयर बना, अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर बना, इसका नाम है मीजोसोम। क्या बोलेंगे? मीजोसोम। अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं तो द इनर फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? इनर फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कुछ फोल्ड होता है तो उसका नाम है मीजोसोम, ठीक है। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्या है? ये कचरा क्या? ये कचरा नहीं है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। क्या है ये? प्लाज्मिड। तुमको प्लाज्मिड बताऊं उसके पहले कुछ और बताना पड़ेगा, जो है कि ये न्यूक्लियोइड। ये देखो, ये दिस इज न्यूक्लियोइड। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये होता है नॉन सर्कुलर डीएनए, नॉन सर्कुलर डीएनए। दूसरा, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस को ही तो बोलते हैं न्यूक्लियोइड, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। यानी ये, इसका मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि जेनेटिक मटेरियल भी यही है। यानी प्रोकैरियोटिक का करता धरता कौन है बेटा? न्यूक्लियोइड है। चौथा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, या तो आप लिख दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि इस मेन न्यूक्लियोइड के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लाज्मिड, यानी जो एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है। क्या है? एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, या तो मैं कह सकता हूं कि आउटसाइड द न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के बाहर जो है वो है प्लाज्मिड,
और ये प्लाज्मिड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स दी अपॉर्चुनिटी, आपको क्या दे रहा है बेटा, अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं बैक्टीरिया को, काय की अपॉर्चुनिटी, टू अंडरगो फिनोटाइपिक चेंजेस, टू अंडरगो फिनोटाइपिक चेंजेस, या तो मैं कहूंगा मॉडिफिकेशंस। तो फिनोटाइपिक चेंजेस क्या होता है सर, आप कब से बोल रहे हो फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक, बट व्हाट डू यू मीन बाय फिनोटाइपिक, ओ ये दिख रहा है ना तुमको, फिनोटाइपिक चेंजेस 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 दिख रहा है, ओके। तो फिनोटाइपिक चेंजेस मैं कब से कह तो रहा हूं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, क्या है, तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल चेंजेस, जैसे तुम मुझे देख सकते हो, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहा होगा, सर आप कितनी रातों से सोए नहीं हो, है ना, ये थोड़ा स्किन टोन बदल गया, पुरानी वीडियो देख लेना, अभी की वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा, मैं थोड़ा सा पतला हो गया, ये भी पता चल जाएगा। दीज आर फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक विच आप बाहर से देख के पता लगा सकते हो। जीनोटाइपिक अंदर होता है जो पता चलता नहीं है, जीन्स में होता है, वो तो ठीक है, टी शर्ट में नहीं होता, जीन्स में होता है ना। चलो, तो फिनोटाइपिक चेंजेस का मतलब देखो, तुमको समझाता हूं, क्या है ना, बैक्टीरिया जो है उसका कोई एक शेप नहीं है, इट कैन बी सर्क्यूलर, सर्क्यूलर का मतलब होता है कोकस, उसको कोकस बोलते हैं, इट कैन बी रॉड लाइक, रॉड लाइक को हम बोलते हैं बेसिलस, ओके, देन इट कैन बी स्पाइरल, स्पाइरल को हम तो बोलते हैं स्पिरुलम, क्या बोलते हैं, स्पिरुलम, इट कैन बी ऑफ कॉमा शेप इवन, है ना, कॉमा शेप का भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। अब देखो बेटा, ये 4 टाइप के बैक्टीरिया है, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया वी कैन डिवाइड देम इनटू 4 शेप्स, कौन सा, कोकस, बेसिलस, स्पिरुलम, विब्रियो। तुमको हुई बीमारी, तुमने ली दवाई, दवाई लेने के बाद फिर से बीमारी रही, बैक्टीरियल डिजीज था मान लो, तुम बोल रहे यार क्या झोला छाप डॉक्टर है भाई साहब, इसने तो ठीक ही नहीं किया, ये 2023 वाला डॉक्टर तो नहीं है, 23-24 वाला जो स्कैम में पास हुआ था पैसा दे के, ठीक है, पावर, तो नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हमारे हो भी सकता है, झोला छाप डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में, आप ऐसा नहीं करोगे, आई नो आप मेहनत करके आगे बढ़ने वालों में से हो, है ना, जस्ट लाइक मी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ये 4 बैक्टीरिया, 4 अलग अलग शेप के, आपने कोई एक एंटीबायोटिक लिया, आपने क्या लिया बेटा, एंटीबायोटिक, क्या सोच के कि ये तो बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन बैक्टीरिया चालाक, बैक्टीरिया दोगला, बैक्टीरिया है शातिर, क्यों, इट विल चेंज इट्स शेप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, खाओ कितना खा सकते हो तुम एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया हूं मेरी जान, सुधरूंगा नहीं। तो बैक्टीरिया ने ऐसा डायलॉग मारा, ठीक है, बैक्टीरिया ने बोला कि भाई अपन शेप चेंज करते रहते, इसको खाने दो, इंसान तो फुद्दू हुए हैं, उसको क्या ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इफ यू टेक योर मेडिकेशंस प्रॉपर्ली यू कैन गेट क्योर्ड बाय एनी काइंड ऑफ डिजीज, ओके, नॉट ऑलवेज, ऊपर वाला भी होता ही है, ठीक है, तो अपने ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो बेटा ये देख लो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है अंडरगो फिनोटाइपिक चेंजेस, और इस फिनोटाइपिक चेंजेस में ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एक बहुत ही गंदी चीज प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, है ना, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स, ये बेटा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी एंटीबायोटिक से इसको होने वाला नहीं है कुछ भी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स को कुछ नहीं करने दे रहा, कुछ तो नहीं लिया एंटीबायोटिक्स में इसका, ये किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड की वजह से। और जो पिलाई होता है ना, मैं क्यों प्लाज्मिड और पिलाई में कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज पिलाई इज ओनली प्रेजेंट इन दोज सेल्स व्हिच हैव प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड ही है जो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाके फ्यूज होने वाला है, व्हिच विल कैरी आउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, ओके। अब देख लेते हैं साइटोप्लाज्म को, ये रहा तुम्हारा प्यारा सा साइटोप्लाज्म, जो सब कुछ पानी पानी है, वो क्या होता है, दैट इज नथिंग एल्स बट साइटोप्लाज्म, साइटो बोले तो सेल, प्लाज्म बोले तो सेल का फ्लूइड, इट इज द साइट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी तुम्हारे सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शंस के लिए मुझे क्या लगेगा, मीडियम, और ये मीडियम कौन प्रोवाइड करने वाला है, नन अदर देन द वन दी ओनली साइटोप्लाज्म, ठीक है। आओ बेटा, बहुत ग्लोरीफाई करने की आदत है मुझे, क्या करूं, है ना, सी देन दीज आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, ये जो छोटे छोटे गोले बनाए ना, ये क्या बेटा इंक्लूजन बॉडीज है, इसका क्या काम है, जाओ मैं नहीं बताता, बाद में बताऊंगा, तो सब कुछ अभी पढ़ लोगे क्या, ठीक है, ये बाद में बना के इंक्लूजन बॉडीज, ये तुम्हारा हो गया फिब्रिल अलग से, ये सेल्फ सरफेस ऑफ है। चलिए बेटा नेक्स्ट, प्लाज्मिड देख लिया, ओ ये क्या, ये क्या है, अच्छा यहाँ पे तो यार दिखेगा नहीं ना, तो वीडियो में ये वाला पार्ट आएगा ही, बोर्ड काफी बड़ा है लेकिन कुछ लिमिटेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जगह ढूंढते अपना जगह, जगह जगह जगह, यहाँ है थोड़ी सी जगह, प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन यहाँ लिख के मजा नहीं आएगा, और कहाँ जगह, ओ यहाँ पे है, कितना स्पेस है, यस ओके दैट विल बी एनफ, चलो ये रहा, जगह मिल गई, ठीक है। क्या है बेटा, दिस इज राइबोसोम्स, क्या है बेटा ये, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का एक ही काम है, दे कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, क्या कर रहे हैं ये लोग,
प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम राइबोसोम को डिटेल में पढ़ोगे तो तुमको फिर से बता दूंगा। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। क्या होता है? ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर चिपक जाएंगे। द लार्जर यूनिट द स्मॉलर यूनिट, है ना, लार्जर यूनिट स्मॉलर यूनिट। दो दिल एक जान, 50 S 30 S मिला के बना 70 S। 50 30 70 कैसे हो गया? जस्ट इन बायोलॉजी। समझा दूंगा तुमको, डोंट वरी अबाउट इट। स्वेडबर्ग यूनिट का रेट है, सेडिमेंटेशन का रेट है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, ठीक है। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं बेटा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा है? कुछ तो बच रहा होगा, लेट मी चेक। ये फ्लैजेलम हमने बना दिया इधर, सेल सरफेस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल, ग्लाइकोलिसिस, सॉरी ग्लाइकोलिसिस बोल रहा हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स, पिलाई विलाई सब तो हो गया। कुछ तो बचा होगा ना यार। राइबोसोम भी हो गया, प्लाज्मिड भी हो गया। फंक्शन ऑफ राइबोसोम तो मैं तुमको बाद में बताऊं, अभी बताना मुझे है नहीं, ठीक है। लगभग लगभग सब मैंने कवर तो कर ही लिया। मैं नोट्स में देख रहा हूँ मेरे, हाँ जज मत कर लेना, है ना, तुम्हारे सामने ही देख रहा हूँ। चलिए बेटा, दैट इज ऑल वी हैड टू डू इन दिस चैप्टर, आई मीन इन दिस वीडियो लेक्चर, नॉट द चैप्टर। तो पहले वीडियो लेक्चर की खास बात यह है कि आपको बेसिक बेसिक चीजें मैंने सारी बता दी है। ये आपका सुंदर सा स्ट्रक्चर है किसका? एक प्यारे से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स इन डिटेल, एब्सोल्युटली सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स में तुमको बताने वाला इस पूरे साल। मेरी उम्मीद है कि मैं इस बार तो कंटिन्यू कर पाऊंगा वीडियोस बनाना, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा पूरे टाइम, ठीक है। सो विल एंड द वीडियो हियर। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब, मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। इसी के साथ अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।